आजमा में कई इसके फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य इसका सिम्टम यह है कि आप अपने सांस के आने जाने के प्रति आप अवेयर हो जाते हैं, और दूसरा कि आपके सांसों की गति तेज हो जाती है। यह जो सांस की प्रणाली है ये बहुत ही कहना भी गलत है, ये हमारे ज़िंदगी का, हमारे जीवन का परिचायक है। अगर सांस रुक जाता है तो हम लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति मृत है, और सांस जब चलता रहता है तो मरीज जिंदा है। कि आजमा एक लक्षण है, एक बीमारी नहीं है। ये कई तरह के बीमारियों का एक लक्षण है। इसमें किन किन हमारे शरीर के किन किन अंगों का रोल हो सकता है, यह जानना एक सामान्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आम तौर से दम फूलता है तो लोग अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसी के प्रति ध्यान आकृष्ट होता है। लोग सोचते हैं कि हमरा फेफड़ा का कोई बीमारी हो गया है जिससे हमको दम फूल रहा है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज विश्व अस्थमा दिवस है और आज के दिन हम जो विश्व अस्थमा दिवस क्यों मनाते हैं, क्या है ये बीमारियां और क्या हो सकते हैं इसके रोकथाम, इसके लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज को, जो आपके सामने जानकारी देंगे अस्थमा से जुड़ी कि ये क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं और इसके निदान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज से। सामान्यतः हम लोग जब से पैदा होते हैं और तब से मृत्यु तक हमारी सांस चलती रहती है, और इस प्रक्रिया में हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो वायुमंडल से हमारा फेफड़ा लेता है, और उससे उपयोग के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह काम फेफड़े का या लंग का होता है। ये हमारे चेस्ट में होते हैं, और ये दो संख्या में होते हैं, एक बाएं तरफ और एक दाहिने तरफ। तो ये दो फेफड़े भगवान ने हमको दिए हैं। चूँकि यह जो सांस की प्रणाली है ये बहुत ही कहना भी गलत है, ये हमारे ज़िंदगी का, हमारे जीवन का परिचायक है। अगर सांस रुक जाता है तो हम लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति मृत है, और सांस जब चलता रहता है तो मरीज जिंदा है। तो सामान्यतः यह प्रक्रिया हमारे शरीर में एक मांसपेशी होती है डायफ्राम, उसके मूवमेंट के कारण होती है। हालांकि अब कृत्रिम रूप से ऐसा संभव है कि वेंटिलेटर पे मरीज़ को रख दिया जाए और उसके सांस को चलाते रहा जाए, या बेहोशी की अवस्था में मशीन के द्वारा सांस को चलाते रहा जा सकता है। लेकिन वो विशेष परिस्थितियां हैं। सामान्यतः यह जो सांस जो है हमारे फेफड़े के द्वारा लिया जाता है, और एक मांसपेशी होती है डायफ्राम। यह मांसपेशी के काम करने से ये सांस की प्रक्रिया चलती है। कुछ सहायक मांसपेशियां भी हैं जैसे इंटरकॉस्टल या गर्दन की मांसपेशियां, वह इसमें सहयोग कर सकती हैं, लेकिन मुख्य मांसपेशी डायफ्राम है जो पेट को छाती से अलग करने वाली एक मांसपेशी है। और यह एक चूँकि पर्दे की तरह होता है तो इसका नाम डायफ्राम रखा हुआ है। तो सामान्यतः हम लोग को एहसास नहीं होता है कि हम लोग सांस ले रहे हैं। जब तक आपको कोई आदमी कहे नहीं कि सांस रोक लो, कहे नहीं कि सांस लंबा लो या छोड़ो ज़ोर से, तब तक आपको पता भी नहीं लगेगा। हम लोग सारा सुबह से लेकर रात तक सारा दिन काम करते रहते हैं, और हम लोग को अपने सांस लेने की प्रक्रिया का जरा सा भी एहसास नहीं होता है। यह सामान्य स्थिति है। अगर आपको सामान्य स्थिति से भिन्न स्थिति तब होती है जब आपको सांस लेने की प्रक्रिया का आभास होने लगे।
जब आपको सांस लेने में एफर्ट लगाना पड़े या सांस आप ले रहे हैं तो आपका ध्यान सांस के ऊपर केंद्रित हो जाए, तो इस परिस्थिति को हम लोग आजमा कहते हैं। आजमा में कई इसके फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य इसका सिम्टम यह है कि आप अपने सांस के आने जाने के प्रति आप अवेयर हो जाते हैं, और दूसरा कि आपके सांसों की गति तेज हो जाती है। सामान्यतः 1 मिनट में एक एडल्ट 15 बार सांस लेता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन याद रखने में सुविधा के लिए 4 सेकंड में एक बार 15 बार 1 मिनट में सांस लेता है आदमी। तो यह 15 से अगर 20 हो जाए, 25 हो जाए, तो यह ब्रेथलेसनेस की स्थिति है। तो यह स्थिति जो आजमा की होती है, इसके आजमा एक बीमारी नहीं है। एक बात, मूल बात समझनी चाहिए कि आजमा एक लक्षण है, एक बीमारी नहीं है। ये कई तरह के बीमारियों का एक लक्षण है। इसमें किन किन हमारे शरीर के किन किन अंगों का रोल हो सकता है, यह जानना एक सामान्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आम तौर से दम फूलता है तो लोग अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसी के प्रति ध्यान आकृष्ट होता है। लोग सोचते हैं कि हमरा फेफड़ा का कोई बीमारी हो गया है जिससे हमको दम फूल रहा है। बात भी ठीक है, ऐसी ज़्यादातर केस में फेफड़े की बीमारी के कारण जैसे निमोनिया हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, या फेफड़े में इस्नोफिलिया होता है, ये सब कंडीशन है जिस कंडीशन में फेफड़े के अंदर जो हवा जाने की नली है उसमें उसके ल्यूमेन में कमी आ जाती है, वो पतली हो जाती है सूजन आ जाने के कारण, या फेफड़े के एल्वियोलाई में जहाँ पर कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वहाँ पे कफ जम गया या पानी जम गया, पल्मोनरी एडिमा जिसको कहते हैं। तो ये सब कंडीशन में आपका यह फेफड़ा जो है यह मूलतः डिजीज्ड है। लेकिन आम तौर से जो हम लोग कहते हैं कि किसी आदमी के बारे में कि उसको दम्मा का बीमारी है, दम्मा का बीमारी, उसको तो बचपने से दम्मा का बीमारी है, तो ये एक डिजीज सिंड्रोम के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। इस तरह की परिस्थितियां जिसमें कि लंबे समय तक उसको खांसी भी नहीं है, उसको कफ भी नहीं निकलता है और कोई तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन उसका रेस्पिरेटरी रेट हमेशा बढ़ा रहता है, उसको एफर्ट करना पड़ता है, तो यह एलर्जिक कंडीशन के कारण होता है। एलर्जिक कंडीशंस इसके लिए मुख्यतः जिम्मेवार होते हैं। और एलर्जिक कंडीशन में भी जो पर्यावरण में प्रदूषण से होने वाले कंडीशंस हैं, जैसे धूल है, धुआं है, धूम्रपान करते हैं। हाँ, और ये एलर्जिक कंडीशंस है। जैसे कि बहुत सारे फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, सीमेंट का काम करता है, तो सीमेंट का बोरा उठाता है तो उसका धूल जो है वो नाक में सीमेंट का बराबर जाएगा। या इस तरह का और भी प्रदूषण के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अगर कोयले का धुआं है, अगर उसके संपर्क में कोई आदमी काम करता है। और एक जो अभी आपने जिक्र किया वह है धूम्रपान। धूम्रपान के कारण भी ये दम्मा की बीमारी होती है। अगर आप लंबे समय से 10 बरस से 15 बरस से अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो उसका धुआं जो है आपके सांस के नली को इरिटेट करता है, उसको संकुचित कर देता है और पर्याप्त मात्रा में हवा फेफड़े के अंदर नहीं जा पाती है, जिसके कारण उसको ज़्यादा बार उतनी ही हवा को प्राप्त करने के लिए अगर उसकी नलिकाएं अगर फेफड़े की खुली हुई हैं तो 15 बार उसको सांस लेने से मिनट में काम चल रहा है, लेकिन वो तंग हो गई हैं तो उसको उसी काम के लिए 25 बार 30 बार उसको सांस लेना पड़ेगा। हम लोग जब कभी भी
रेस्ट में रहते हैं तो ये 15 बार की ये सांस लेने की जो दर है वो लागू है। लेकिन जब हम लोग कोई एक्सर्शन करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। हाँ, सीढ़ी चढ़े या दौड़ें या जिसको क्या बोलते हैं, रोप क्लाइंबिंग, कुछ भी करें, कोई भी जो फिजिकल एक्टिविटी है, तो हमारे शरीर में, टिश्यू में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। तो ये ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने के फलस्वरूप ये आदमी को ज़्यादा बार सांस लेना पड़ता है। तो आदमी को ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो ये जो सांस बढ़ाने की जो क्षमता है उसकी भी एक अपर लिमिट है। आप एक सीमा से ज़्यादा सांस को तेज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो आदमी को दमे की बीमारी होता है तो वो मामूली कामों में भी वो जल्दी थक जाता है, उसका सांस बहुत तेज़ी से चलने लगता है और उसको रुक के विश्राम लेना पड़ता है। आपने बताया कि जो अस्थमा है ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ये और सारी बीमारियों को जन्म देता है, तो वो जी परिणाम है और सारी बीमारियों का परिणाम। हाँ, ये अन्य बीमारियों को जन्म नहीं देता है, अन्य बीमारियों का ये परिणाम या परिलक्षण है, ये एक सिम्टम है। ये बीमारी, इस विषय में अभी तो मैं रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में बात कर रहा था। मैं अन्य जो शरीर के अंग हैं उनके बीमारियों में भी ये अस्थमा होता है। जैसे हार्ट की बीमारी, जिस आदमी को हार्ट की बीमारी होती है उसमें भी ये दमे की बीमारी लक्षण के रूप में देखी जाती है। इसको क्रोनिक हार्ट फेल्योर बोलते हैं, या जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज में आदमी को थोड़ा सा भी काम करने पर वो सांस तेज़ी से चलने लगती है। या क्रोनिक हार्ट डिजीज है, क्रोनिक हार्ट डिजीज में भी आदमी, चूँकि ब्लड जो है वो प्रॉपर मात्रा में वो शरीर में ऑक्सीजन को नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो हार्ट है, जो फेफड़ा है, वो ज़्यादा बार ये काम करके ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा वायुमंडल से लेके उसको हार्ट को देता है, जिससे कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके बॉडी में। तो इसको कार्डियक आजमा कहते हैं। ये हार्ट के कंडीशंस के कारण जो रेस्पिरेटरी लक्षण पाए जाते हैं, इसमें रेस्पिरेटरी आजमा के साथ साथ पानी की तरह का कफ फेफड़े से आता है, फ्रॉथी एक्सपेक्टोरेशन। तो ये हार्ट के कारण फेफड़ा में बाढ़ आ जाता है पानी का, तो वो बाढ़, जिसको कि हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि फेफड़ा में पानी भर गया। हाँ, फेफड़ा में पानी भरना। तो ये जो पानी भरता है फेफड़ा में, वो हार्ट के प्रॉपरली पंपिंग एक्शन के कमजोरी के कारण होता है। तो इसके कारण भी आदमी को दम फूलता है। एक तीसरा कंडीशन जो है, जो डिजीज कंडीशन है, जिसमें कि आदमी का सांस तेज चलता है और जिसको हम आजमा कह सकते हैं, वो मेटाबॉलिक आजमा है। मेटाबॉलिक शरीर में जो हम लोग के प्रक्रियाएं चलती रहती है, हर सेल अपने आप में एक छोटा सा यूनिट है जिसके अंदर पावर जनरेट होता है, वो पावर का इस्तेमाल होता है विभिन्न प्रक्रियाओं में। तो अगर यह प्रोसेस जो है वो वो गलत ढंग से काम कर रहा है, तो वह मेटाबॉलिक कंडीशन के कारण शरीर में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है और हर सेल में ऑक्सीजन कम पहुंचता है। इसको एसिडोसिस कहते हैं। ये एसिडोसिस नाम की जो स्थिति होती है, इसमें ब्लड में जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में पानी है उसके साथ जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाता है, उसको बात कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है उसका फार्मूला याद होगा, H2CO3 होता है। तो H2O पानी और CO2 का एक मॉलिक्यूल मिलके, तो ये एसिड जो ब्लड में सर्कुलेट करता है, तो इसको एसिडोसिस कहते हैं। आम तौर पे हमारा ब्लड जो है
थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, उसका पीएच न्यूट्रल से अल्कलिनिटी की तरफ होता है। लेकिन इस कंडीशन में ये जो बीमारी की अवस्था है, इस अवस्था में एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और इसको एसिडोसिस कहते हैं। ये बढ़े हुए एसिड को शरीर से निकालने का काम किडनी का होता है और दूसरा फेफड़े का होता है। ये दो ऑर्गन होते हैं, किडनी और फेफड़ा, जो एसिड के लेवल को सामान्य करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो किडनी अगर स्वस्थ है तो फेफड़े के ऊपर जो लोड पड़ता है वो मामूली होता है। लेकिन अगर किडनी भी साथ में डिजीज्ड है तो ये फेफड़े के ऊपर ये जोर ज़्यादा होता है और सांस की गति तेज़ हो जाती है, सांस बहुत गहरी आदमी लेने लगता है। और यह जो एसिडोसिस है, ये यह जो आजमा है, ये रीनल डिजीज़ में हम लोग देखते हैं। ये रीनल डिजीज़ में एसिडोसिस के कारण होने वाला आजमा है, जो कि एक मेटाबॉलिक कंडीशन है। तो इसमें हम लोग को फेफड़े का इलाज नहीं करके जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रॉबेबल डिजीज़ है, कारण है, उसका इलाज करना है, किडनी का इलाज करना है, ब्लड में जो एसिड का लेवल बढ़ा है उसका इलाज करना है। फेफड़ा निर्दोष है, इसमें फेफड़े का कोई दोष नहीं है। और ये तो बात हो गई कि किस तरह से जो और भी शरीर की समस्याएं हैं वो प्रभावित करती हैं और अस्थमा में जाती हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो एक प्रदूषण है, प्रदूषण का जो स्तर है क्या, और या फिर कई बार देखा गया है कि अगर कोई एंग्जाइटी के शिकार हैं तो उनके अंदर भी अस्थमेटिक सिम्टम्स देखे जाते हैं। हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया। ये एंग्जाइटी रिलेटेड जो अस्थमा होता है, ये भी कभी कभी देखने को मिलता है। ये कभी कभी अपने इन्वायरमेंट में जो सिचुएशन परिवार में, समाज में ऐसा होता है कि उससे इस्केप करने के लिए जो पर्सनालिटी है, आदमी का जो ब्रेन है, अपने को कोई एक डिजीज़ का आवरण ओढ़ लेता है, जिससे कि वो परिवार का अटेंशन पाए, समाज का अटेंशन पाए। तो ये भी आजमा कभी कभी यूजुअली टीनेजर्स में, यंग एज में और लड़कियों में थोड़ा ये ज़्यादा हम लोग देखते हैं कभी। तो क्या इसका परहेज़ क्या है और इसका क्या कोई परमानेंट इलाज है, या फिर अगर कोई एक अस्थमा पेशेंट है तो लाइफ लॉन्ग उसको एक परहेज़ वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी? अस्थमा के मरीजों का इलाज तो कारण के अनुरूप होना चाहिए। इसमें दो कारण ऐसे हैं जो लंबे समय तक आजमा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग। तो बीड़ी सिगरेट आप छोड़ दीजिए तो आपकी आजमा ठीक हो जाएगी, लेकिन न वो बीड़ी सिगरेट छूटता है न आजमा ठीक होता है। तो ये पॉल्यूशन और पैसिव स्मोकिंग वाले भी तो इसके शिकार होते हो। हाँ, पॉल्यूशन एक फैक्टर है जिससे हम लोगों को बचना है, और ये पॉल्यूशन से बचने का हम लोग बहुत सारा प्रयास कर सकते हैं। जैसे कोविड के समय में हम लोग चेहरे पे मास्क लगा के हम लोग बाहर निकलते थे। घर के अंदर भी अगर कोई स्मोकर हैं तो हमें थोड़ा उनसे दूरी बनाना है, बच्चों को खास करके अलग रखना है, और स्पेशल जोन्स क्रिएट कर देना है पब्लिक प्लेसेज में, जैसे हवाई अड्डे पे या स्टेशन पे होता है, जहाँ कि वहीं पे आप जाके अगर ऐसी आपको तलब है तो वहीं जाके स्मोकिंग करना है। और पर्यावरण में ये तो समाज का और सरकार का काम है कि प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए जहाँ तक हो फैक्ट्री के वेस्ट को रेगुलेट करना और उसको न्यूट्रलाइज करना, सड़क पे धूल वगैरह की मात्रा को कमी करना, इत्यादि अनेक सारे पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं जिनके कारण हम प्रदूषण के लेवल को और आजमा के लेवल को कम कर सकते हैं। बहुत सारे जो आजमा है वो टेम्प्रोरी होते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड जो कहते हैं, उसमें दम फूलना एक कॉमन चीज़ है। तो वो वायरल कंडीशंस के कारण होता है, वो सेल्फ लिमिटिंग होता है और समय से वो समाप्त हो जाता है।
तो यही सामान्य जानकारी की चीज़ें हैं आजमा के भी। ठीक है, तो अब एक बार हम चाहेंगे डॉक्टर कि आप बता दें कि किस तरह की सावधानियां वो रखें। ये आप एक तरह से आपने कहा कि मास्क लगा के रखना चाहिए, और क्या इसका कोई समाधान है? हमेशा वो ठीक हो सकते हैं या फिर हमेशा उनको एक बार अगर अस्थमा हो गया तो फिर आजीवन वो से जूझें? ऐसा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से दो चीज़ें करता हूँ, और आप लोग अगर मेरे दृष्टिकोण से अगर सहमत हो तो कर सकते हैं। मैं स्टीम इन्हेलेशन रोज़ नियम पूर्वक 5 से 7 मिनट करता हूँ। ये कोविड के समय में ये जो मैंने करना शुरू किया, वो कोविड के समाप्ति के बाद भी मेरा जारी है। एक चौड़े मुंह के बर्तन में पानी उबाल के, गर्म नहीं, उबलता पानी स्टीम निकल रहा है। हाँ, स्टीम निकले, उसमें थोड़ा सा विक्स का वो आधा चम्मच मिला के और चादर से या तौलिए से ऊपर से ढाँक के वो 5-7 मिनट उसका जो भाप लेते हैं। हाँ, भाप लेते हैं तो फेफड़े में अंदर जाता है, और जो धूल कण है उसमें जो मॉइस्चर होता है भाप में, वो उसको जैसे पानी छींटने से गर्द बैठ जाती है, उसी तरह मेरे फेफड़े के अंदर जो धूल उड़ रही है उसको वो बैठा देता है, वो शांत कर देता है। और दूसरा एक चीज़ मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया है कि फ़ायदेमंद होता है कि फाइलेरिया की एक दवा है, बेनोसाइड नाम से भी मिलती है, और भी नाम है, कार्बा ये नाम अभी ध्यान से उतर रहा है। तो ये बेनोसाइड टैबलेट एक गोली सुबह शाम साल में 1-2 बार खा लेने से इस्नोफिलिया ठीक हो जाता है। और हम लोग का इस्नोफिलिया बहुत केसेज में एलर्जिक होता है, और ये फिर एक बार ले लेने से फिर 6 महीना साल भर आदमी ठीक रहता है। ये इस तरह की दम फूलने में देखा जाता है कि सुबह में और शाम में खास करके ये दम फूलता है और ड्राई कफ होता है, लेकिन बाकी दिन ठीक है, शाम में रात में ठीक है। तो इसमें ये बेनोसाइड फोर्ट एक गोली सुबह शाम 5 दिन 7 दिन खा के आप हाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और अस्थमा से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। दर्शकों को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। दर्शकों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।